नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कर्ज दर कर्ज बढ़ रहा मर्ज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रही है। प्रदेश के खजाने खाली हैं। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चंद दिन शेष है। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ा है। दबाव खर्चों को लेकर है। मध्य प्रदेश में चल रही मुख्य योजनाओं से पूरा प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। इन सबके बीच मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रति व्यक्ति पर लगातार कर्ज बढ़ते जा रहा है। हैरत की बात यह है कि दिग्विजय सिंह सरकार पर जितना कर्ज था उतना तो शिवराज सरकार केवल ब्याज भर रही है। जनता चाहती है क्षेत्र के विकास कार्य पूरे हों। सरकार भी चाहती है कि समाज का कोई वर्ग नाराज ना हो, घोषणाएं पूरी हो जाएं। जो वादे अभी पूरे नहीं हो सकते तो कम से कम धरातल पर दिखने लगे। इसलिए विकास कार्यों के भूमि पूजन में तेजी आई है। पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त होने के आखिर तक सरकार कर्ज लेती रही है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद फिर कर्ज का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत 30 मई से हुई, तब से सिलसिला चल रहा है। अब चूंकि 15वीं विधानसभा में सरकार का ये आखिरी कार्यकाल है, इसलिए चुनावी वर्ष में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कर्ज लेकर ही सही विकास कार्य शुरू करने की तैयारी है, इसलिए ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। वर्तमान में सरकार पर 3,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आखिरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इसी के चलते शिवराज सरकार को कई बार हजारों करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार 26 सितंबर को ही एक ही दिन में 3 अलग अलग संस्थाओं से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर चुकी है। इस बार राज्य के बजट का आकार 3,014 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि कर्ज अधिक यानी कि 3,040 लाख करोड़ हो गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि खजाने की स्थिति बेहतर है, विकास कार्य होंगे तो कर्ज लेना पड़ेगा। आय बढ़ी है, कर्ज चुकाने की स्थिति में है, इसलिए कर्ज लिया जा रहा है। सरकार इसी वित्तीय वर्ष में अब तक 31,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, लेकिन उस अनुपात में विकास दिखाई नहीं देता। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि सिर्फ चुनाव जीतने और मुफ्त की योजनाओं के लिए प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसाना कितना जायज है। तो 2003 में जितना कर्ज था उतना सरकार ब्याज भर रही है। सरकार लगभग 20,000 करोड़ ब्याज चुका रही है। 26 सितंबर को एक ही दिन में 3 बार सरकार ने कर्ज लिया। तो चुनावी साल है, कर्ज पर बवाल है। प्रदेश का किसे ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा। खजाना फिर खाली हुआ। शिवराज सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, इसलिए शिवराज सरकार कर्ज वाली हो गया। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। हाल ही में संपन्न विकास यात्रा में 25,551 से ज्यादा लोकार्पण कार्यक्रम हुए। हजारों करोड़ में 6,18,703 आवेदनों को स्वीकृति मिली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। चेतन, लगातार अगर हम सरकार की बात करें, कर्ज पर कर्ज ले रही है और कहा जा रहा है कि जितना तो कर्ज नहीं है उतना सरकार जो है ब्याज चुका रही है। अगर आर्थिक राजधानी की दृष्टिकोण से हम इंदौर को देखें तो कहीं ना कहीं असर इंदौर में भी, व्यापार में भी, कई क्षेत्रों में इस ब्याज का पड़ता है, इस कर्ज का पड़ता है। इंदौर में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी संचिता, सही बात है आपकी। जिस तरीके से बात कर ली जाए 2003 की तुलना में 2023 का जो कर्जा है कहीं ना कहीं बढ़कर आ गया है। 2003 की बात करें तो 2003 का जो कर्जा था उसमें मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तो उनका जो कर्जा था वो कहीं ना कहीं एक मिनिमम था। और आज 2023 के कर्जे की बात कर ले, शिवराज सरकार का जो कर्जा है उसके मुकाबले अगर बात कर ली जाए तो हर महीने इतना ब्याज भुगत रही है। और ये कर्जा सीधे तौर पर बता दूं, यहाँ की आर्थिक राजधानी इंदौर और आर्थिक राजधानी के रूप में यहाँ कहीं ना कहीं कई विकसित धंधे और विकसितों की बात बता दूं तो यहाँ पर
से ही पूरा बाजार चलता है मध्य प्रदेश का। यहाँ कई बड़े बड़े बाजार है, यहाँ कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है और यहाँ कई बड़े उद्योगपति रहते हैं। उनका कहना है कि सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पर यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। चुनावी साल में तमाम घोषणाएं हो रही है और घोषणाएं जो हो रही है वो धरातल पर उतारना है तो प्रदेश सरकार को लगातार कर्जा लेना पड़ेगा। बता दूं आखिरी बार अब कर्जा लिया गया है 15वीं विधानसभा के बाद, फिर कर्जा लिया गया है। तो तमाम जो कर्जे लिए गए हैं उसके चलते यहाँ के लोग काफी परेशान है। उनका कहना है कि तमाम घोषणाएं सरकार ऐसी कर रही है जैसे खुद अपनी जेब से पैसा बांट रही हो। तो जब खुद की जेब से अगर पैसा बांटती तो ये कर्जे के दबाव में प्रति व्यक्ति नहीं आता। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग साथ में मौजूद है, उनसे पूछेंगे जिस तरह बताइए ये कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस तरीके से घोषणाएं कर रही है, लगातार लाडली महिला योजना तमाम योजनाएं दे रही है और जिस तरीके से पैसा बांट रही है, तो इसका सीधा तौर असर किस पर दिख रहा है? देखिए, इसका सीधा सा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुके और आज ये हालत है कि पूरा प्रदेश कर्ज से डूब चुका। जनता का ना तो इससे कोई फायदा हो रहा है ना कुछ हो रहा। दूसरी बात कि आज की तारीख में 26 तारीख को वापिस मुख्यमंत्री 5,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। इतना कर्जा तो ले रहे हैं, इसकी आय कहाँ से आएगी? कर्जा कहाँ से? आज की ये हालत है कि जितना बजट है एमपी सरकार का एक साल का, उसका तो अपन एमपी सरकार सिर्फ ब्याज चुका रही है और धरातल पे कोई विकास हो नहीं रहा है। किसान परेशान है, सभी मजदूर वर्ग परेशान है। इस कर्जे से लाडली बहना योजना को पैसा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आम आदमी पर इस तरीके का कर्जा अगर आता है तो आगामी चुनाव में आने वाला समय, आने वाला भविष्य किस तरीके से देखते हैं? देखो, आगामी भविष्य तो परिवर्तन लाएगा, क्योंकि जहाँ भी ये कर्जा ले रहे हैं खाने कहाँ से जनता से ही वसूल करेंगे ना, और जनता ही देगी ये पैसा भी। आज एक आदमी के ऊपर लगभग 40,000 रुपए से ऊपर का कर्ज हो चुका है, 40-46,000 रुपए। ये तो जनता को लूट ही रहे हैं ना। सीधे तौर पर आपने देखा संचिता लोगों का कहना है कि यह कर्जा कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए मुसीबत बनेगा आने वाले समय पर। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, देख रहे हैं आर्थिक राजधानी इंदौर है, काफी विकास है इंदौर के अंदर, पर जिस तरीके से कर्जे पे कर्जा है, घोषणा पे घोषणा है, चुनाव है, तो इसका किस तरीके से आप सीधे तौर पर असर देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी मेरी नजर में तो एक वो घोषणावीर की गिनती में आते हैं। लगभग उनकी जितनी भी घोषणा होती है वो सिर्फ जमीन के ऊपर होती है। धरातल स्तर पर देखी जाए तो उनकी किसी प्रकार की घोषणाएं कोई कार्य नहीं करती। अभी उनकी लेटेस्ट जो घोषणाएं थी, जैसे लाडली बहना योजना, उसके अंतर्गत इन्होंने कई बहनाओं को, हमारी लाडली बहनाओं को गुमराह किया। ग्राम पंचायतों में, शासकीय कार्यालयों में आकर उनके फॉर्म वितरित कराए और आखिरी में उन्होंने बहुत सारे जैसे नोटिफिकेशन लगा दिए उनको कि इस प्रकार से होगा या फिर इस प्रकार से होगा। किसी ना किसी वजह से उनको दबाने की कोशिश। सीधे तौर पर बात कर ली जाए किसानों की क्या हालात देखते हैं? ठीक है, किसानों के नाम पे तो लगभग मध्य प्रदेश सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। आप देखा जाए कि इतने सालों से जब भी कर्ज माफी की बारी आती है तो ना तो किसी प्रकार का कोई कर्ज माफ होता है या फिर किसी प्रकार के मुआवजे की बात आती है। अभी देखा जाए तो सोयाबीन की फसल, जो कि बारिश की मुख्य फसल होती है किसानों की, वह लगभग पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। जब भी इसकी मुआवजे की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जनता के अनहित की बात करती है। आज अगर देखा जाए मुआवजा, अगर किसानों का जब सर्वे होता है, मुआवजा होता है तो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए उन लोगों के खाते में आते हैं। आज तक किसी प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण की बात कर लें, आर्थिक दृष्टिकोण किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इंदौर एक बड़ा महानगर है, आर्थिक राजधानी है, सारा बाजार यहाँ से चलता है, तो आर्थिक दृष्टि से आने वाला जो समय रहेगा, क्योंकि ये घोषणाएं, तमाम जो घोषणाएं, अगर पैसा भी बांट दिया जाएगा उसके बाद आगामी साल में पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? देखिए, आर्थिक घोषणाओं में ये है कि कोई इंदौर में। चलिए चेतन, रोकना चाहूंगी आपको। तो सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। इतना कहा जा रहा है कि सरकार के पास कर्ज भी नहीं है जितना कि हर साल ब्याज चुका रही है। हालांकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं आम जनता पर बोझ के रूप में समझ में आएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, सरकार लगातार जो है वो योजनाओं पर योजनाओं की घोषणाएं करती है और कई सारे लोकार्पण, शिलान्यास भी उतनी ही तेजी से कर रही है। लेकिन अगर हम कर्ज की बात करें तो सरकार ये भी कर्ज लेकर कर रही है। अब प्रति व्यक्ति भी लगातार मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कर्ज तले ना डूबा हो, और अब ये कर्ज भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ब्याज इसका हर साल 20,000 करोड़ रुपए सरकार चुका रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, भोपाल से ही पूरे मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा जिले जाके देखे। मैंने तुम्हारे लिए मैंने नहीं लिया क्या?
और जो सरकार कर्ज ले रही है उसमें जो प्रति व्यक्ति जो कर्ज बढ़ेगा वो पूरे भोपाल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ेगा। और जहां तक हम बात करें आज की, तो आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर 5,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। हालांकि सरकार का बार बार ये कहना है कि ये सारे लोन जो लिए जा रहे हैं ये विकास कार्यों के लिए जा रहे हैं, सरकार के खर्चों के लिए जा रहे हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बाकी हैं, कुछ रोड्स के काम बाकी है, उनके लिए जा रहे हैं। और आज सरकार 3 अलग अलग एजेंसियों से, जिसका खुलासा नहीं किया सरकार ने, 5,000 करोड़ का लोन ले रही है। सरकार का कहना है कि आरबीआई की गाइडलाइन के तहत ही लोन लिया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस भी इस पर, विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज करवाई है। और अब तो आम लोग, आम जनता और तो आर्थिक विश्लेषक भी कहने लगे हैं कि लगातार ये कर्ज क्यों लिया जा रहा है। और देखा जाए तो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार 8,000 करोड़ का लोन ले चुकी है, और आज अगर 5,000 करोड़ का लोन सरकार और लेती है तो ये कौन इस वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 13,000 करोड़ का तो इसी वित्त वर्ष में ये लोन हो जाएगा। और देखा जाए तो आज के लोन के बाद सरकार अगले महीने 15 या 20 तारीख तक मध्य प्रदेश में चुनावों की आचार संहिता लगने वाली है, और ये बहुत बड़ा लोन जो सरकार लेने जा रही है, इससे प्रति व्यक्ति बोझ तो बढ़ेगा ही, लेकिन आगे आने वाले समय में चुनाव होने के बाद क्या स्थिति होगी इसका अंदाज़ा खुद ही लगाया जा सकता है। और हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ विनीत श्रीवास्तव। विनीत जी, ये बताइए कि सरकार जो लगातार कर्ज ले रही है, प्रति व्यक्ति पे भी कर्ज बढ़ते जा रहा है, 40 से 45 हजार रुपए मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पे कर्ज है। आगे क्या स्थिति, किस रूप में देख रहे हैं आगे की स्थिति को? ये बड़ी भयावह स्थिति है, और कर्ज में डूबी जो लाडली लक्ष्मी योजना है, तो हमारी लक्ष्मी को कहीं ना कहीं से ये कर्ज में डुबोने वाली स्थिति पैदा हो रही है। हम देखें इस तरह के अगर हालात रहेंगे, 21,000 रुपये प्रति व्यक्ति पे जहाँ पे कर्ज था इन्हीं की सरकार में 2017 में, और जब देखा जाए तो लगभग 41-42 हजार रुपये प्रति व्यक्ति जो है कर्ज जो है हर व्यक्ति पे आ गया है। ये विकास की कौन सी योजना है कि आपका जो बजट का आकार होता है उससे ज़्यादा आप अपने कर्ज के आकार को बढ़ा देते हैं। इस तरह की कोई ऐसी योजना नहीं मेरे को समझ में आ रही है जो सरकार के विकास के पैमाने पे कहीं ना कहीं खरी उतर रही हो। सरकार पे 3,31,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष में जितना सरकार का बजट नहीं है। तो इस बारे में ये स्थिति कितनी गंभीर मान रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर योजना है। अगर देखिए विकास का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एज ए कॉमन मैन को भी पूछेंगे तो नियोजित विकास होना चाहिए। तो जिस तरह चुनाव आ जाता है, आप क्षणिक फायदे के लिए ये सब करने लगते हैं, कहीं दवाई देने लगते हैं, कहीं इस टाइप की योजनाएं लाने लगते हैं। इस योजना का जो आउटकम आता है वो सरकार के, वो बताया आप खुद ही देख रहे हैं, इन्हीं की सरकार में विसंगतियाँ हैं। 3,300 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज से आपने 2017 में जो है 21,000 रुपये प्रति व्यक्ति को डाला, अब 41,000 में हुआ। तो ये विकास का जो पैमाना है, जो ये तरीका है, ये मेरे को नहीं लगता है कि किसी आम आदमी के गले पे उतर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्री की जो चीजें बढ़ती हैं, फ्री की जो योजनाएं आती हैं, किसी भी राज्य में हो, उस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। नहीं, चिंता जाहिर कर चुके हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन चिंता के साथ साथ अगर इस पर कोई वो कठोर कदम उठाएं, राज्य सरकार को हिदायतें दें और केंद्र राज्य संबंध की जो अवधारणा है उस अवधारणाओं को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये जो है होगा। लेकिन विकास की जो योजना है, ये कर्ज में डूबी जो लक्ष्मी है, ये कर्ज में डूबे हम लोग हैं, शायद ये अच्छे नहीं लगते हैं। इस पर कहीं ना कहीं व्यापक रूप से विचार किया जाना जरूरी है। केवल चुनाव क्यों हो सकता है कि सरकार आएगी नहीं आएगी, ये तो प्रेडिक्शन का विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो दूसरी सरकार आ जाए बोले साहब इस सरकार ने तो चुनावी फायदे के लिए अपना इस्तेमाल कर लिया, मैं क्या करूं। तो इस तरह के जो है कहीं ना कहीं फायदा जो है दूसरी सरकार को मैं तो अभी से देखते हुए नजर आ रहा हूं, अगर कहीं सत्ता परिवर्तन होता है तो। क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश को कर्ज के गंभीर संकट में खड़ा कर दिया? बिल्कुल गंभीर संकट में खड़ा किया हुआ है, और इनको कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जाना चाहिए था। क्योंकि जो जिस हिसाब से आप देखिए ना कि आप हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, आप रोजगार सेक्टर देख लीजिए, आप बोलते हो 1 लाख लोग, आप कहते हो विकास के पैमाने पे हम खरे उतर रहे हैं, हम इतना कर्ज ले रहे हैं। 1 लाख लोगों को रोजगार का वादा करते हो, लगभग 5 लाख लोग हर साल जो बेरोजगारी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो विकास के पैमाने पे ये जो विसंगतियां हैं, ये अपने आप की कथनी करने में कहीं ना कहीं तो अंतर पैदा कर रहा है ना। तो इस पे तो पूरी तरह से व्यापक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विपक्षी दल कांग्रेस को जिस तरह लगातार जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये मुद्दा जिस तरह उठाना चाहिए, आपको लग रहा है वो विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभा पा रहा? विपक्ष की भूमिका भी ठीक नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष को एक साफ पैसेज भी मिल रहा है। अगर कहीं ये सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो ये जनता के सामने बोल देंगे देखिए साहब ये तो विकास की ये योजनाएं थी, पैसा इन्होंने खर्च कर लिया। और चलिए अनिरुद्ध जी, रोकना चाहूंगी आपको, और अब सीधे रुक करेंगे हम ग्वालियर की ओर। ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए।
अरविंद जी, जिस तरीके से आज हम कर्ज की बात कर रहे हैं, सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है और अब ये कर्ज इतना बढ़ गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो इसका ब्याज है वो सरकार 20,000 करोड़ रुपए चुका रही है। ऐसे में हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में क्या कुछ नजर आता है? कई सारी मुफ्त की रेवड़ियां सरकार ने बांटी, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी वो साकार हुई, भूमि पूजन, शिलान्यास, या कितने अभी भी अधूरे हैं? संचिता, साफ तौर पर सरकार का कर्ज लेना अजरज तो है ही, साथ में चिंताजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कर्ज लेकर रेवड़ी बांटने का काम कर रही है, हमारा एक लोक प्रचलन है, लोक चलन है, कोई भी घर परिवार अगर कर्ज लेकर दही खाता है, दूध पीता है, घी खाता है, तो वो निश्चित तौर पर उसका बंटाढार हो जाता है। लेकिन ये सरकार कर्ज लेने के बाद रेवड़ी की तरह बिल्कुल पैसे को पानी की तरह बहा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका साफ तौर पर देखेंगे कि बड़ी बात यह है कि अभी भी सरकार थमने का नाम नहीं ले रही है, बराबर आए दिन घोषणाएं, आए दिन कहीं ना कहीं कह सकते कुछ भी देने को तैयार रहती है, बस कैसे भी करके उन्हें इलेक्शन जीतना है। सरकार बनाने के लिए वो बिल्कुल प्रदेश बेचने की स्थिति में है। साफ तौर पर देखेंगे कि लगभग 20 से 25 हजार करोड़ का जो ब्याज है वो सरकार भुगत रही है। जो 2003 में जितना उस समय पूरे प्रदेश पर कर्जा हुआ करता था संचिता, वो उसका उतना ब्याज दिया जा रहा है। आप कल्पना करिए, 2.5 लाख करोड़ का बजट है हमारे प्रदेश का, और हमारे प्रदेश पर जो कर्जा है वो 3.5 लाख करोड़ के लगभग है। आप देखेंगे कैसे सर्वाइव करेगा। प्रत्येक जो यहाँ का मतदाता हो, चाहे वो नागरिक हो, वो बराबर कहीं न कहीं बिल्कुल कर्ज के तले दबा जा रहा है। कि कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे इसी कर्जे की वजह से दिवालिया हो गए। और आए दिन अगर अपने अड़ोस पड़ोस देशों राज्यों की बात करें, या अपने देश के आसपास जो कह सकते हैं देश है, भारत देश के आसपास जो देश है, उनकी भी स्थिति ऐसी है। तो कहीं न कहीं ये कर्ज के बोझ के कारण ये सब हुआ है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार को खुद को गिरवी रखना पड़ जाएगा। ये सिर्फ अगर ये सरकार आती भी है तो सरकार चलाना मुश्किल होगा, और अगर सरकार नहीं भी आती है, दूसरी सरकार आती है, तो उसे लाले पड़ जाएंगे सरकार चलाने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा गड्ढा खोद कर जाएंगे कि उसकी भरपाई करना नामुमकिन सा लगता है। जी संचिता। हाँ बिल्कुल। अगर हम योजनाओं की बात करें अरविंद जी, जिस तरीके से देखा जाए, सरकार कई सारी फ्री की योजनाओं की घोषणा करती है, जगह जगह जाकर जो है शिलान्यास कर रही है, भूमि पूजन कर रही है। ग्वालियर में भी ऐसी कई योजनाएं होंगी जिनका भूमि पूजन किया गया होगा या शिलान्यास किया हो गया। ऐसे में कितनी चीजें आज भी अधूरी हैं, जो सरकार वादे कर तो चली गई, लेकिन अभी भी कुछ जो निर्माण कार्य हैं, क्योंकि निर्माण कार्यों के आसार पर ही जो है सरकार कर्ज ले रही है। ग्वालियर में कितने ऐसे अधूरे हैं? संचिता, साफ तौर पर ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल हब बना हुआ है। कह सकते हैं कि बर्निंग पॉइंट ग्वालियर को कहा जाता है, क्योंकि 2018 में सत्ता परिवर्तन भी यहीं से हुआ था, लेकिन 2020 में भी कांग्रेस ने इनका खुद की दल का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए, फिर भी सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ था। तो यहाँ पर साफ तौर पर सबसे बड़ा हब ग्वालियर को माना जा रहा है, और 2 केंद्रीय मंत्री भी यहीं से आते हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ जो शिलान्यास हो रहे हैं, यहाँ जो घोषणाएं हो रही हैं, यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं, वो घोषणाएं भी हो रही है और काम कुछ शुरू भी हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, वो काम शुरू हुए हैं जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम गली मोहल्लों की बात करें तो वहां की स्थिति बहुत जर्जर है। अगर हम बात करें यहाँ पड़ाव से लेकर एक तानसेन नगर रोड है, वो रोड काफी ठीक थी, लेकिन उसे पूरा उखड़वा दिया गया, दोबारा बनवाया जा रहा है, सिर्फ ये कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य में अव्वल है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ जो मुख्य सड़कें हैं उन पर डबलीकरण किया जा रहा है, लेकिन जो अंदर की गलियां हैं, जहां लोग निवास करते हैं, जहां का लोगों का आना जाना 24 घंटे का होता है, वहां ऐसा कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बस मुख्य जो मार्ग हैं, जहां से मुख्यमंत्री निकलते हैं, जहां से राजनेता निकलते हैं, जहां से बड़े अधिकारी निकलते हैं, वहां से कुछ जो सड़कें हैं उन्हें ठीक कर दिया गया है। पर बिजली की समस्या यहाँ बहुत ही विकराल खड़ी हुई है। इसके पानी की समस्या भी यहाँ पर हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार विकास कार्यों के नाम पर कर्ज ले रही है, लेकिन वो विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि विकास के नाम पर आप कर्ज बराबर लिए जा रहे हो। यहाँ पर जो जिस नाम से कर्ज लिया जा रहा है उसका 20% भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण ये है कमीशन खोरी के चलते लगभग कोई भी अगर निर्माण एजेंसी की बात करें तो ये जग विदित है, ये सरकार भी जानती है, उनके नुमाइंदे भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं कि 15 से 20% कमीशन सरकार में चल रहा है। इसके बाद बिलो टेंडर दिए जाते हैं। 100 रुपए का काम जो ठेकेदार है वो कहते हैं 70 रुपए में कर देंगे। इसके बाद 15% 20% कमीशन होता है। तो कल्पना करिए कि 100 रुपए का काम जब 40 रुपए में होगा तो उसकी गुणवत्ता कैसी होगी। आए दिन सड़कें खराब हो जाती हैं, एक बारिश सड़कें नहीं झेल पाती। उसका सीधा सा कारण यह है कि डबलीकरण के नाम पर लीपापोती हो रही है।
निर्माण के नाम पर सीमेंट नहीं लगाया जा रहा है, जो रेत है वो मिट्टी की तरह लगाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है संचिता, क्या के शाम हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को समझना चाहिए ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक की गारंटी के ऊपर इन्हें मिलता है। इनका अपना कुछ का नहीं है, लेकिन फिर भी बराबर लोन लिए जा रहे हैं, जो आने वाली इस पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अगर घर में बड़ा लोन लेता है तो आने वाली जो पीढ़ी होती है उसे भुगतना पड़ता है, उसका विकास कार्य रुक जाता है, क्योंकि पूरा पैसा विकास में चला जाएगा। जो विकास के नाम पर जो कहीं न कहीं टैक्स हमारा आ रहा है वो हमारा ब्याज में चला जाएगा, तो विकास कहां से होगा और लोन कब तक लिया जाएगा, सवाल सबसे बड़ा यह है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार बराबर ब्याज पर ब्याज लिए जा रही है, इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को, आने वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है अरविंद जी, भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो सरकार इसी वित्तीय वर्ष में अब तक जो है करीब 31,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, लेकिन उस अनुपात में विकास दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि सिर्फ चुनाव जीतने और मुफ्त की योजनाओं के लिए प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसाना कितना जायज है। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कर्ज दर कर्ज बढ़ रहा मर्ज। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।